चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की वीडियो में आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, मुझे मन किया कि मैं और भी इस पे वीडियोस बनाऊं। कल ही मैंने सोचा था कि एक से ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगी, पर क्योंकि कल यहाँ कुछ नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वीडियो लेट से पड़ा था। नहीं तो मेरा मन तो था कि कल मैं कई सारे वीडियोज़ आपके लिए बना के अपलोड कर दूँ। लेकिन ठीक है, जब उसमें नहीं कुछ कर सकते तो क्या करें, है ना। शुक्र था कि लास्ट तक वो वीडियो अपलोड हो गया। खैर कोई बात नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस अब कवर करते हैं, है ना। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी। ये वीडियो आपका कंपेरेटिवली छोटा होगा थोड़ा, और इसमें सिर्फ हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे करके मैं आपको सारा जितना हो सकेगा उतना करवा दूंगी आज। ठीक है, तो आज आपको अगर नेटवर्क सही रहा तो आपको एक से ज़्यादा वीडियोस आज मिलेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपना वो क्लास जो हम 2022 का पेपर डिस्कशन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें आपको दिख रहा होगा कि आईवीएफ तथा गिफ्ट का पूरा रूप लिखिए। ठीक है, आईवीएफ और गिफ्ट का फुल फॉर्म आपको लिखना था। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो सिर्फ आपको यही है कि आईवीएफ और गिफ्ट का फुल फॉर्म लिखिए, ऐसा कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलो उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं, आईवीएफ और गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगी जो आपके हो सकता है इस बार पूछ ले। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग मान के चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा याद करते चलेंगे। देखो यहाँ पे आईवीएफ का फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी पात्रे निषेचन। ठीक है, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो। विट्रो मतलब होता है बॉडी के बाहर, किसी व्यक्ति के शरीर के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो। नॉर्मली कहाँ होता है, महिला के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। लेकिन महिला के शरीर के अंदर ना होकर के बाहर बनाया जाए, यानी कि टेस्ट ट्यूब में बनवाया जाए, तो उसी को कहते हैं आईवीएफ। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। जब आईवीएफ कराया जाता है तो उसी को कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना। ठीक है, टेस्ट ट्यूब मतलब परख नलिका वाले में बेबी बनाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आईवीएफ। आईवीएफ में क्या करते हैं कि मैं छोटा सा आपको एक आइडिया दे देती हूँ। किसी मेल से शुक्राणु यानी स्पर्म निकाला जाता है, फीमेल से अंडाणु यानी कि ओवम निकाला जाता है, और टेस्ट ट्यूब में उनका निषेचन कराया जाता है प्रॉपर कंडीशंस दे करके। उसी को आईवीएफ टेक्नोलॉजी या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। मान लो किसी वुमेन का गैमेट सही से नहीं बन रहा, या उसका बन रहा है, उसके हस्बैंड का या उसका जो पति है उसका नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, उसके हस्बैंड से गैमीट यानी कि स्पर्म निकाल करके वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि आपकी जो फैलोपी नलिका होती है उसमें डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही आपका ओवम वेट करता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में अगर हम गैमीट डाल दें तो उसी को कहते हैं गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इंट्रा मतलब होता है अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक गैमेट डाल दिया। ठीक है, दूसरा होता है जिफ्ट। मान लो वो महिला क्या है, निषेचन करने के काबिल नहीं है, या फिर जो उसके पति का जो स्पर्म है वो निषेचन करने के काबिल नहीं है, तो क्या किया जाता है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी में ही जो जाइगोट बना है टेस्ट ट्यूब में उसको निकाल करके महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जाइगोट आईवीएफ वाले युग्मज को यानी जाइगोट को निकाल करके फैलोपियन ट्यूब में जब डाल देते हैं महिला के, इसी को कहा जाता है जिफ्ट, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। युग्मज को यानी जाइगोट को फैलोपियन के अंदर डाल देना ही जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है। तो आप साथ ही साथ जिफ्ट भी याद रखोगे। दूसरा होता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। अब जाइगोट को हमने यहाँ से तो निकाला, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा हो गया है, उसको अब हम यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में डालने की बजाय इसमें फैलोपियन ट्यूब में डालने की बजाय अगर हम डायरेक्टली यूटेरस में यानी कि गर्भाशय में बेबी को डाल दें तो उसे कहा जाता है इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करती हूँ। अगर कोई कपल है, यानी कि एक स्त्री है और एक पुरुष है, उसका बेबी बनवाना है, ठीक है, लेकिन वो बेबी बनाने के काबिल नहीं है, उनमें गैमीट बनता है, उनमें स्पर्म और ओवम बनता है, पर वो दोनों मिल नहीं पाते, इसके लिए हम आईवीएफ कराते हैं। ठीक है, आईवीएफ कराते हैं या फिर गिफ्ट कराते हैं। आईवीएफ में क्या करेंगे, एक शुक्राणु को निकाल लेंगे, एक अंडाणु को निकाल लेंगे, मिला करके युग्मज बना दिया जाता है।
अब डायरेक्टली उस युग्मज को अगर ट्रांसफ़र करना है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर वो थोड़ा सा बड़ा होकर के एम्ब्रियो बना दे तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूटरस में, ठीक है। जाइगोट के फॉर्म में जिफ्ट करवाया जाता है। यूटरस अगर एम्ब्रियो अगर बन जाए तो उसको यूटरस में यानी गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देते हैं आईयूटी द्वारा, ठीक है। अगर हमें आईवीएफ नहीं कराना है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, मेल से स्पर्म निकालते हैं और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये 4 तरीके हैं, और भी कई सारे तरीके हैं, पर मुझे लगा ये चारों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक साथ आपको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कमेंट ऑन एपोमिक्सिस, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कमेंट ऑन एपोमिक्सिस, यानी कि असंग जनन क्या है उसे समझाइए, है ना। असंग जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। इस पे मैंने आपके लिए एक वीडियो बहुत अच्छे से बना रखा है डिटेल में। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको डिटेल में अच्छे से देख सकते हो। उसमें मैंने 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, असंग जनन और आपका एक और चीज़ मैंने पढ़ाया है जो कि है पॉलीएम्ब्रायनी, बहुभ्रूणता। ये दोनों आप अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है तो मैं थोड़ा सा उस पर हिंट ज़रूर दूंगी आपको कि असंग जनन क्या है। असंग जनन मतलब होता है कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। पौधों में बिना निषेचन के बीज का जब निर्माण हो जाए तो उसी को असंग जनन कहते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट में मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया, तो ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका टर्नर एवं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये बताइए, ठीक है। इसी चीज़ को इंग्लिश में भी पूछा गया है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन टर्नर एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इस पे भी मैंने आपको एक बहुत अच्छे से वीडियो डेडिकेट करके बनाई है बेटा, वो आप पूरी प्लेलिस्ट ही तैयार कर लो। सिर्फ 5 वीडियो हैं उसमें, आप बहुत आसानी से उस 5 वीडियो को कर सकते हो। अगर आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के अंत में उस प्लेलिस्ट का आपको आपका इस वीडियो के अंत में आपको वो प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी स्क्रीन पे, उस पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हो। अनुवांशिक विकार, वहाँ पे मैंने टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और बहुत सारे सिंड्रोम बताए हैं, उसको जाके ज़रूर देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ टर्नर और क्लाइनेफेल्टर क्या है। देखो, टर्नर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूँ तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टर्नर सिंड्रोम है ना, टर्नर वाले सिंड्रोम में क्या होता है, महिलाओं में XX होना चाहिए। अगर कोई महिला है तो उसके अंदर XX गुणसूत्र होना चाहिए, पर XX ना हो करके उसके अंदर एक ही X हो और दूसरे की जगह 0 हो। ये O नहीं है, ये 0 है। 0 मतलब यहाँ पे कुछ ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि टर्नर सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। तो टोटल तो किसी भी व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एक X क्रोमोसोम नहीं है तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 45। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर बताओ, तो आप कहोगे टर्नर में कितने होते हैं, 45 होते हैं। दूसरा चीज़ है आपका, दूसरा पूछा था आपका क्लाइनफेल्टर, है ना। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, कोई अगर आदमी है, कोई मेल है तो मेल में क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा X आ जाए, डबल XY हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ऐसी कंडीशन को हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, होना चाहिए था 46 गुणसूत्र लेकिन कितने हो गए, 47 हो गए, ठीक है। 47 गुणसूत्र हो गए। तो क्लाइनफेल्टर में क्या हो जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, टर्नर में 45 हो जाते हैं। एक और आता है आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या इसको मंगोलीय विकार भी कहते हैं, मंगोलीय विकार, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 21वें गुणसूत्र की 21st गुणसूत्र जो होता है उसमें उसकी त्रिसूत्रता हो जाती है। होना चाहिए था 2 लेकिन उसमें कितने बन जाते हैं, 3, यानी कि यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन गया, तो यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो आपके टर्नर में 45 क्रोमोसोम होते हैं, क्लाइनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोलीय सिंड्रोम में 47 होते हैं, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ना, इससे एक क्वेश्चन जरूर 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 बनता है, हर साल बनता है। 5 लेक्चर में मैंने ये पूरा आपके लिए ख़त्म कर दिया है, आपको वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट आर इल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल अब्यूज़, यानी एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं।
ये तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो अल्कोहल उपयोग करने से क्या होता है। मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। अल्कोहल के दुरुपयोग से पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है, यानी पेट में होने वाली अल्सर। अल्सर मतलब छोटे छोटे से छाले नुमा स्ट्रक्चर हो जाते हैं आपके पेट में। ऐसा क्यों होता है? अल्कोहल के ज़्यादा उपयोग से ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो पेट के अंदर क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पेट के अंदर क्या होता है, HCl बनता है। HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है पेट में। आपको मालूम होगा पेट में क्या बनता है, HCl बनता है। अब HCl तो एक अम्ल है, हमारे पेट को जला देना चाहिए। तो उस जलने से बचाने के लिए आपके पेट के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं श्लेष्मिका झिल्ली। उसका आवरण होता है आपके पेट के अंदर, ठीक है, जो कि आपको HCl से बचाती है। लेकिन जब आप अल्कोहल का कंज्यूम करते हो, ठीक है, अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो आमाशय और आंतों की जो श्लेष्मिका झिल्ली होती है उसे हानि पहुंचता है। और जब उसे हानि पहुंचेगा तो HCl आपके पेट को हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब तो हमारे पास आवरण नहीं बचा। आवरण जब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा तो HCl की वजह से हमारे पेट में काफ़ी सारी दिक्कतें होने लगेंगी। लोग बोलते हैं कि गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे अल्सर बन जाते हैं, बहुत जलता है पेट, बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं अगर कोई अल्कोहल का कंज्यूम करता है तो। ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होता है। दूसरा, आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दुर्बल हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे आपका आप जानते होंगे कि कोई भी अल्कोहल सेवन किया हुआ व्यक्ति है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। तंत्रिका तंत्र में आपका दिमाग भी आता है, दिमाग सही से काम नहीं करता, वह आत्मनियंत्रण खो बैठता है उस पल के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे अगर वो उसका बार बार इस्तेमाल करता है तो तंत्रिका तंत्र को बहुत नुकसान पहुंचता है और वास्तव में धीरे धीरे वो अपना आत्मनियंत्रण खोता जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, लीवर में क्या होता है, सिरोसिस, मतलब जब भी अल्कोहल सेवन किया जाता है तो लीवर क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, शुरुआत में सिकुड़ने लगता है। और जब कोई बहुत लंबे समय से अल्कोहल सेवन कर रहा है तो अचानक से उसका लीवर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपना नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाता, और इससे आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और भी आप कई सारे पॉइंट्स अपने खुद से बना करके लिख सकते हो, जैसे कि अल्कोहल सेवन करने पे समाज भी उसको बहिष्कृत करता है, समाज भी उसको अच्छे से नहीं मानते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, तो आप उसको लिख सकते हो खुद से भी। ये कुछ पॉइंट लगे मुझे जो इंपॉर्टेंट है बताना, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशा है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मीन, इसका मतलब समझते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, हो सकता है आपसे लॉन्ग आंसर के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अभी तो ये 2 मार्क्स के फॉर्म है तो 2 पॉइंट आप लिखना एनफ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लंबा करके बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस साल आपसे शॉर्ट पूछा गया है, अगले साल आपसे लॉन्ग आंसर के फॉर्म में वो पूछ ले, तो उसके बारे में अब देखते हैं, है ना। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि जैव विविधता तत्स्थल, यानी कि जैव विविधता ऊष्मा भी कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट लिखना होता है। पहली पॉइंट कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसी जगह होती है जहां पे आपने उम्मीद की हो कि इतने लोग रहते होंगे, लेकिन उससे अधिक देखने को मिले, उससे अधिक तरह की जैव विविधता पाई जाए, उससे अधिक तरह की स्पीशीज पाए जाए, ऐसी जगह को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, मान लो हमने सोचा हो कि एक कमरा है, उसमें हो सकता है 10 लोग रहते हों। ठीक है, ऐसे एक कमरे में 10 लोग नहीं रह सकते, पर हमने सोचा कि मैक्सिमम 10 रह सकते हैं, लेकिन आपकी उम्मीद से ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हों, तो उसी को कह देते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, उसी को क्या कह दिया जाता है, हॉटस्पॉट। इसी तरह से वैज्ञानिकों ने कुछ अंदाज़ा लगाया था कि इस जगह पे हो सकता है इतने तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हों, लेकिन उनकी उम्मीद से ज़्यादा जब स्पीशीज़ मिले तो उसी जगह को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी वह जगह जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाए। ठीक है, यहाँ एंडेमिज्म भी हो सकता है, यानी स्थानिकता भी पाई जाती है। मतलब स्थानिकता का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियाँ जो वहाँ के अलावा और कहीं ना मिले। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एशियाटिक लायन, एशियाटिक जो लायन होते हैं, शेर होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते दुनिया में। पोलर बियर सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता दुनिया में।
तो ये क्या है, एंडेमिज्म है, स्थानिकता है, कि वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ वहीं पाया जाता है, वो जीव सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। इसी चीज़ को स्थानिकता कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे स्थानिकता बहुत देखी जाती है। ठीक है, तो आप स्थानिकता का भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानिकता क्या है, एक लाइन में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे, कुछ प्रजातियां भौगोलिक रूप से एक ही विशेष क्षेत्र तक सीमित हैं, उससे ज़्यादा और कहीं नहीं पाई जाती, उसे कहते हैं स्थानिक प्रजातियां, और इस घटना को कहा जाता है स्थानिकता। ठीक है, तीसरी बात जो आप इसमें लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि टोटल अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ हमारी उम्मीद से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ऐसे टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। पहले 25 खोजे गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले 9 और खोज लिए गए हैं, तो टोटल 34 हो गए हैं। ठीक है, इनमें से 3 इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया वालों का आपको नाम याद रखना है, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता है। तो इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। आपने इंडिया का अगर मैप देखा हो तो मैं आपको बता दूं, मुझे तो बनाना नहीं आता, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको एक हिंट के तौर पे बना सकती हूँ। मान लेना ये इंडिया का मैप है ना, मान लेना इंडिया का मैप है, मुझे नहीं बनाने आता। देखो, ये आपका मान लो इंडिया का मैप है, तो इधर के साइड में आपको पता है यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, इधर के साइड में क्या है, श्रीलंका है, आपको मालूम है। ठीक है, वो तो हमारे कंट्री का भाग नहीं है, पर ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये ऊपर के साइड क्या होता है, नॉर्थ, नीचे के साइड में साउथ होता है, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे की तरफ क्या है, हमारे इस सारे तरफ पानी पानी है, और इधर तो अलग अलग देश हैं इधर सारे, लेकिन इतना पूरा पार्ट क्या है, इधर पानी होता है। ठीक है, तो पानी जहाँ होता है, आप जानते होंगे कि घाट मतलब क्या होता है, कि जहाँ से घाट मतलब होता है जहाँ से पानी की शुरुआत हो, जैसे नदी उदी का घाट होता है, एक किनारा होता है, वैसे ही ये क्या है, ये वेस्ट साइड का घाट है, यानी कि पश्चिम साइड का ये घाट है ये पूरा। ठीक है, तो इस तरफ को कहते हैं पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, और श्रीलंका, इन सारे को मिला करके इस पूरे पार्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, इंडो बर्मा एक रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और हिमालय इधर साइड में हिमालय है आपके, हिमालय की तरफ भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो वेस्टर्न घाट समझाना आसान था इसमें मैप के थ्रू, तो मैंने आपको समझा दिया। बाकी ये सारी जगह हैं, हिमालय आप जानते हो, हिमालय के साइड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इंडो बर्मा रीजन में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 नाम आप याद रखना कि इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और पूरे वर्ल्ड में 34 हैं। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत अधिक मात्रा में स्पीशीज़ पाई जाती हों। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर मैं छोटा ही रख रही हूँ ताकि अपलोड करने में आसानी से हो जाए और मैं आपको कई लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, आप इतना देखो, फिर मैं जल्दी ही एक नया वीडियो भी अपलोड कर दूँगी आज ही। ओके, आपके एग्ज़ाम से पहले जितना हो सक रहा है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सारे वीडियोस ध्यान से देखते जाओ, जो जो बोलती हूँ करते जाओ। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।